सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ अ ब्यूटीफुल सा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। माय सेल्फ सुहू उपाध्याय, आई एम अ JEE क्वालिफाइड कैंडिडेट परसुइंग बीटेक फ्रॉम IIT लखनऊ एंड योर केमिस्ट्री मेंटर एट STBG। अगर मैं बातें करूं थोड़ा सा अपने मेन कंटेंट पे आगे बढ़ने से पहले, तो कुछ कोर्सेज का ओवरव्यू ले लीजिए, जिसके अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे जो है एमयू ट्रिपल ई 2023 के लिए जो गाइडेंस प्रोग्राम है हमारा, जिसके अंदर 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं और साथ ही साथ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के कलेक्शंस भी हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट में इन चीजों को ज्वाइन करते हैं तो काफी बेनिफिशियल होगा ये आप सभी के लिए। और उसी के साथ साथ आप एप्लीकेशन पे जाके, जो अभी करेंटली जहां आप क्लासेस कर रहे हैं, आप उसके अंदर एएमयू के हर कोर्स का प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप गाइडेंस ले सकते हैं कि आप एमयू एंट्रेंस का प्रिपरेशन कैसे करें। 2023 बहुत इफेक्टिव साल हो आप सभी के लिए। आई थॉट कि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़े तो एमयू BSc का जो एंट्रेंस है उसके लिए टेस्ट सीरीज है, जो 5 फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज है। ओके, वो आपको मिलेंगी इसके अंदर। साथ ही साथ 500 प्रीमियम क्वेश्चंस जो कि PYQ और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, वो भी आपको दिया जाएगा। चीजें होती क्या एक्चुअली कि एक तो सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, और कौन सी चीजें रिमूव हुई है कौन सी चीजें रिमूव नहीं हुई है ये पता होना बहुत जरूरी है एग्जाम देने से पहले। कि ऑब्वियस सी बात है यार, एग्जाम से पहले हमको हमारे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर 500 प्रीमियम क्वेश्चंस हैं और उसी के साथ साथ ये जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो PYQ पे और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। इसी के साथ जो सब्जेक्ट कवर होंगे वो मैथ होगी, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर इंग्लिश एज वेल। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको एमयू BSc एंट्रेंस के अंदर मिल रहे होंगी। और उसी के साथ साथ एमयू BSc का जो है उसके लिए मैंने फुल केमिस्ट्री का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, वहां जाओ देखो। ठीक है, और फिजिक्स की भी प्लानिंग हो रही है, जल्दी ही फुल फिजिक्स का पेपर भी आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो मैं आज की क्लास से पहले आपको देना चाहता था। आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास के ऊपर। तो इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया था बॉर एटॉमिक मॉडल, और बॉर एटॉमिक मॉडल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उसके अंदर हमने उसके अंदर रेडियस का एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर उसके साथ साथ उसके सारे पॉस्टुलेट पढ़े, और फिर उसके साथ साथ हमने उसके ग्राफ्स को भी देखा, फिर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी के बाद हमने फिर टाइम पीरियड पे चीजें बात करी। और आज जो सेक्शन बचा है बॉर एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो होने वाला है तुम्हारा एनर्जी पे, है ना, जहां से मैक्सिमम टाइम सवाल बनते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टी थी, जैसे रेडियस कैसे निकाले, वेलोसिटी कैसे निकाले और इवन टाइम पीरियड, वैसी जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि यार अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये बताओ कि हर शेल में उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बॉर ने इसका भी एक बहुत ही आसान सोल्यूशन दिया, ठीक है, अपने पॉस्टुलेट के थ्रू। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी होगी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। तो अगर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, अगर उसकी बेसिस पे हम देखें, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लेट्स से उस एनर्जी को मैं कैपिटल ई बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी बातें आपसे करना चाहता हूँ। कैसी बातें, आओ देखो। लेट्स से कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक। और हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि बॉर का जो पॉस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। तो लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट, है ना। ये ऑर्बिट थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया, थोड़ा बढ़िया सा ऑर्बिट बना लेते हैं। ऑर्बिट यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। Let's say this is your nucleus. Okay. Turn off your microphone and your camera, please. कितनी बार बोला जाए तुम लोग को, सुनते क्यों नहीं हो। ये जो है ये एक्चुअली क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस, और लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। अब मैं तुमसे ना एक बात ही पूछता हूँ, और वो ये है कि ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है। अगर मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी के बारे में थोड़ा सा कमेंट करो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ ये काइनेटिक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी। पास कौन कौन सी एनर्जी होगी।
काइनेटिक पहली एनर्जी बात साफ सबको नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी तो साफ होगी सर। क्यों? क्योंकि देखो यार ये क्योंकि रिवॉल्व कर रहा मूवमेंट है, हो रही है। रोटेट कर रहा है, यस और मूवमेंट की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई लिख देता हूँ, ठीक है। यस सर। और आपने एक टाइप और एनर्जी पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसको किसको याद है? याद है? यस क्लास 12 का पहला यस चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है किसकी वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? के बोलो। Q1 ए Q2 क्यू वन बाई क्यू टू आर। अपॉन आर। आर स्क्वायर ए क्यू वन क्यू टू बाई आर। आर। क्लियर? तो ये आपकी यस इलेक्ट्रोस्टैटिक सर। पोटेंशियल एनर्जी है। और ऊपर क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी। यानी इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है। और ये काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल एनर्जी हो जाएगी? यस यस सर। तो हमको एनर्जी तो निकालनी है, इन द सेंस के इलेक्ट्रॉन के पास कितनी टोटल एनर्जी है वो हमको निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है वो हमको निकालनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी। तो लेट्स से इस टोटल एनर्जी को मैं ई बोल देता हूँ। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है सबके पास? यानी इलेक्ट्रॉन के यस पास दो एनर्जी है, एक कौन कौन सी? एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके। पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का तो टर्म आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखा जाता है? हाफ एम पी स्क्वायर। ये तो आपको पता है, ये तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो अगर मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाऊंगा तो मैंने तुमको कल बताया है कि जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज जेड होता है और बाहर क्या है? ई है। इलेक्ट्रॉन तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ के जेड, जेड ई। और एक और ई आएगा तो जेड स्क्वायर, और आगे लग जाएगा एक माइनस साइन अपॉन आर। आर। है ना? यस यस। सर। क्लियर? तो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव। इसलिए माइनस ई लोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर? यानी के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी ई लिखनी है हमको, जिसको मैं टी ई लिख देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस के जेड स्क्वायर आर, सॉरी पहले हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी है ना पहले, तो लिख लो हाफ एम बी स्क्वायर, और क्या है? प्लस माइनस क्या आ जाएगा? के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? ये टोटल एनर्जी हो गई, ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। ठीक। अब यस कल सर। हमने बोर के पोस्टुलेट में चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? जो एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है वो किसके बराबर होता है? NH अपॉन 2 याद पाई। करो, एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर होता है? एन एच अपॉन NH अपॉन 2 पाई। 2 पाई के बराबर होता यस सर। है ना? यस एम सर। बी स्क्वायर आर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। बोर का पोस्टुलेट था ये। ठीक, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस। यस आ आवाज आ रही रही है? आई सर थॉट सर नेटवर्क ग्लिच हो गया या फिर सर नेटवर्क का आवाज, है। मेरी आवाज आ रही है? पहले ये सर कंफर्म। MB। यस यस सर आ यस। रही आ सर रही है? MBR इक्वल टू NH ये अपॉन 2 ये पाई होती है ना। अरे यार यहाँ तो, अरे नहीं यार, एम बी आर इक्वल होता है ना, ये तो तुम्हारा के क्यू वन क्यू यस टू पर आर सर। स्क्वायर हो जाएगा ना। है। यस सर वही बोल रहे हैं। पहले एक बार कंफर्म करो, मेरी आवाज आ रही नहीं, शायद नेटवर्क का ग्लिच हो गया था यस बीच में। आ रही है। सबको आ रही है मेरी आवाज? चलो, यस सर। पहले नेटवर्क ग्लिच था। यहाँ देखो एम बी स्क्वायर अपन आर क्या होता है? के क्यू क्यू टू अपन आर स्क्वायर, है ना? दैट अरे इज। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, हमने बोर का पोस्टुलेट पीछे पढ़ा था, याद है? तो यस सर। मैं इसको अगेन क्या लिख सकता हूँ? के जेड स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूँ, हमने पीछे पढ़ा है। के क्यू वन क्यू टू यस अपॉन सर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड और ई। तो क्या हो जाएगा? के जेड स्क्वायर अपॉन आर हो जाए। क्लियर? यस सर। के जेड ई, अरे यार, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, दो दो बार लिख दिया ना यहाँ। के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो एक आर से ये आर कट गया, यानी एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई के जेड स्क्वायर अपॉन। ZP/R। क्या ये बातें क्लियर हो गई? यस सर। क्या ये बातें क्लियर हो गई?
यही बातें क्लियर हो गई? यस सर। अब यस देखो, सर। अब अगर मेरे को यहाँ से टोटल एनर्जी निकालनी है तो ये देखो, क्या मैं mv स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं ये वाली वैल्यू, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो, जब यहां से आप माइनस करोगे तो ये लेट्स से 1 है, ये हाफ है, तो हाफ ही तो बचेगा ना। यस सर। यहाँ होगा -1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर टोटल एनर्जी। ये कितना है एक्सप्रेशन तुम्हारा, टोटल एनर्जी कितना आया, -12 के जेड स्क्वायर अपॉन। रेडियस बाय क्या यहाँ तक किसी आर। को दिक्कत है? क्या यहाँ तक किसी नो। को दिक्कत है? नहीं। अब मैं तुमसे बोलता हूं ना कि मुझे रिलेशन बताओ, देखो और रिलेशन बताओ किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तीनों में आपस में रिलेशन क्या है ये बताओ। तो हमने टोटल एनर्जी अभी निकाला, कितना आया, -12 -12 के के जेड जेड रेडियस स्क्वायर अपॉन आर। बाय आर। जरा यहाँ से मेरे साथ ना कंपैरिजन कर लो, और कंपेयर जब करोगे तो ये चीज तुमको पता लगेगी कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है तुम्हारा, है ना। थोड़ा ध्यान दो, देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है के जेड स्क्वायर अपॉन आर, है ना। और माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। यस सर। क्या ये रिलेशन 2 है? देखो मैं अभी इसको फिर से कंफर्म करता हूँ, देखो एक बार और आ जाओ, एक बार और देखते हैं, एक बार सर और। पोटेंशियल एनर्जी में माइनस नहीं ना होगी? सॉरी, यहाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा दिया क्या, पहले ये देख लो, ये दिया हुआ है तुम्हारा माइनस के जेड स्क्वायर अपन आर। अब मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं, है ना, हाफ कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दूं, तो के जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये -1/2 के जेड स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बाई एनर्जी का 2 लिख हाफ। सकता हूँ, पोटेंशियल यस एनर्जी सर। का यस सर। हाफ लिख सकता हूँ, देखो ना, क्योंकि यहाँ देखो माइनस के जेड स्क्वायर अपन आ रहा है, तो मैं 1/2 अगर पोटेंशियल एनर्जी को कर दूं तो -1/2 के जेड स्क्वायर अपन आर भी हो जाएगा। और यही तो यहाँ लिखा हुआ है, -1/2 के जेड स्क्वायर अपन आर। मतलब टोटल एनर्जी यस पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। और ये किसके बराबर है, ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बराबर है। कैसे? क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी ये होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ये है ना काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी को यहाँ इस पूरे की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों के बीच रिलेशन होता है। क्या ये तीनों के बीच रिलेशन क्लियर है? किसी को डाउट है तो अभी पूछो, क्लियर है सर। किसी को डाउट है? नो सर, क्लियर। नोट डाउन करो, लेट मी टेक माय एनर्जी ड्रिंक, तब तक तुम लोग नोट डाउन करो इस चीज को, ठीक है। किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो उस चीज को अभी क्लियर कर लो, वरना फिर बाद में दिक्कत होगा। इज इट क्लियर टू यू? चलो, ये तो हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, ठीक। अब मैं तुमसे बोलता हूं, यार एक हमको फाइनल रिजल्ट तो दे दो, जो फार्मूला बेस्ड रिजल्ट हो, जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें फार्मूला में, जैसे सर आपने पीछे वेलोसिटी का दिया था 2.18 इंटू 10⁶z/n, है ना। वैसे ही एक फार्मूला तो दे दो सर, जिससे कि एनर्जी कैलकुलेट की जा सके डायरेक्टली। मैं तुमको फार्मूला देता हूँ। टोटल एनर्जी कितनी है, 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं मान लो निकाल के तुमको दे रहा हूं, एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट, एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट तक कितनी एनर्जी होगी वो मैं तुमको यहां देने वाला हूं निकाल के। अब पीछे हमने क्या पढ़ा है कल का, रेडियस का इक्वेशन पढ़ा है, याद है, n स्क्वायर ये h स्क्वायर सर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ए ई ई स्क्वायर, स्क्वायर। याद है, कल हमने ये यस पढ़ा सर। था रेडियस की जगह। तो अब एक काम करो ना, इसमें जहां r है ना, -12 के जेड स्क्वायर, जो r है उसको तुम पुट कर दो यहाँ। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर की जगह पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर। और ऊपर क्या चले जाएगा भाई, 4 पाई आई स्क्वायर m एम के के ई स्क्वायर। स्क्वायर।
अभी देखो ये 2 से ये 2 हो गया, कट गया, है ना। और कुछ कटने लायक है? अभी तो कुछ कटने लायक नहीं है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस ऑफ, देखो के ये के स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जेड तो जेड ही रहेगा, e⁴ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एम भी तो है, यस और सर। नीचे क्या हो गया? एन स्क्वायर एच एन स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर। अब वही सेम चीज लगाओ, यहां तुमको देखोगे तो z और n वेरिएबल है, बाकी सब के सब कांस्टेंट है, तो सबको अलग कर लो, ऊपर अलग कर लो z/n, और सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लो, आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। के स्क्वायर e⁴ 2π2m/h²। अब जब ये सारी वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो यू विल गेट एन आंसर 13.6। तो एनर्जी जो है उसका फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद क्या रखना है? -13.6, है ना। यहाँ z, यहाँ सॉरी n स्क्वायर है ना, और यहाँ कहीं जेड स्क्वायर आना चाहिए ना, एक्सप्रेशन z²/n² होता है ना यार। यस सर, जेड स्क्वायर। अरे यहाँ वैल्यू पुट करना, देखो मैं भूल गया, इसमें z भी तो होता है ना, यहाँ z ही होता है ना, यहाँ z ही होता है ना, के ZE² होता है ना, यहाँ मैं z भूल गया पुट करना, यहाँ z भी तो होता है। अब ये z ऊपर जाएगा तो z² बना देगा। मैं भी कहूँ कि यार मैंने भी एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है। अब ये z देखो ऊपर जाएगा तो यहाँ एक स्क्वायर लग जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू z² / n², ये z² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ z² हो जाएगा, है ना। ठीक, क्लियर है? यस सर। सबको यस क्लियर है? सर। देखो मिटा के ना यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी, यहाँ z भी ऐड कर लो। अब जब पढ़ोगे दोबारा इस चीज को तो याद हो जाएगा। सभी नोट्स तो बना रहे हो ना? यस सर, बना रहे हैं। चलो वेरी गुड। तो फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको याद क्या रखना है भाई? जैसे हमने पीछे सबका याद रखा है, वो ये है क्या? -13.6 z²/n², जहां z क्या है? बोलो मेरे साथ, एटॉमिक नंबर, और n क्या है? बोलो। nth ऑर्बिट। सेल नंबर या ऑर्बिट, है ना। सेल नंबर बोल लो या ऑर्बिट बोल लो, ठीक। यहाँ n हम यूज करेंगे nth ऑर्बिट के लिए, ठीक। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को डाउट नीचे? फैसल, फराह, आसिफ, पूनम, किसी को डाउट है नीचे? नो सर। नो सर। क्लियर? एक्सप्रेशन क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो ये था एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब सिमिलरली जैसे हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, आओ एक बार ग्राफ की प्लॉटिंग कर डालते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच? पहला ग्राफ देख लो। पहला ग्राफ मैं पुट करता हूं, एनर्जी वर्सेस n² का ग्राफ, यानी E वर्सेस n²। और यहां मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूं, एनर्जी कितना होता है? -13.6, अभी पढ़ा हमने, z²/n²। क्लियर? वही सेम चीज यहां, अगर z को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। होगा? होगा? यस सर। और क्योंकि आगे एक माइनस भी तो है ना, अब देखो आगे लग गया माइनस, और ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो अगर यहाँ माइनस नहीं होता, तो मैंने तुमको बताया था कल की ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, याद है। यस लेकिन सर। क्योंकि आगे माइनस लग गया, तो बस उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ऊपर बना रहे थे उसको उल्टा नीचे बना दोगे, बस सेम चीज। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक ग्राफ खींच देता हूँ, ये वही हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी ये वही हमारी वाई एक्सिस, और दिस विल बी आवर एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्राफ किसे किसके बीच खींचा हमने? ई और n² के बीच, है ना। ई और n² के बीच ग्राफ खींचा, तो आप देखो रिलेशन क्या है दोनों में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि यहाँ माइनस नहीं होता तो हम ऐसे बना देते, याद है ये था, अगर माइनस नहीं होता तो। लेकिन आगे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो हाइपरबोला है वो डाउनवर्ड बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी भी बनेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, लेकिन जो हाइपरबोला बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि सामने लगा है माइनस साइन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर?
क्या ये चीजें सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. कोई डाउट? सर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा? हाँ, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा ना। ध्यान से देखो तो, जो तुम्हारा हाइपरबोला बनता है उसका रिलेशन क्या होता है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ना। यहां तुम्हारा वाई निगेटिव में है ना, यहाँ y की वैल्यू निगेटिव में है ना, x की वैल्यू यस तो सर, आगे पॉजिटिव है। तो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड कैसे बनेगा? लेफ्ट साइड नहीं बनेगा ना, यहाँ तुम्हारा लेफ्ट साइड नहीं बनेगा ना। अगर x और y, अगर x की वैल्यू निगेटिव होती तब ये लेफ्ट साइड पैराबोला बनता। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, ये समझ आया सबको? एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं दूसरा ग्राफ खींच दो, जो एनर्जी वर्सेस 1/n का ग्राफ खींचो। एनर्जी वर्सेस 1/n का ग्राफ खींचो, नॉट 1/n, चलो 1/n स्क्वायर ले लेते हैं, ये और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये तो सबसे आसान हो गया 1/n स्क्वायर का ग्राफ खींचना। तो जब यहां Yes, z sir. को तुम कांस्टेंट करोगे तो ध्यान से देखो, यहां एक स्ट्रेट लाइन आएगी विथ निगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन तो आएगी लेकिन स्लोप क्या होगा? Negative slope. निगेटिव होगा। मतलब यहाँ एनर्जी जो है वो माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो ये 1/n स्क्वायर हो जाए। Yes, तो sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी को अगर मैं y एक्सिस पे लेता हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू माइनस One. माइनस mx का ग्राफ होगा ये। y इज इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ होगा ये, होगा। ये Yes, पूरी sir. टर्म एक्स एक्सिस पे, ये पूरी टर्म वाई एक्सिस पे, तो कंपेयर करो ना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। बनेगा सर। तो मैं इसको कॉपी और यहां से अगेन पेस्ट कर देता हूँ, और एक और ग्राफ यहाँ खींच देते हैं हम। ये ग्राफ किसे किसके बीच हमने बनाया? ये ग्राफ हमने एनर्जी और 1/n वन बाई स्क्वायर एन ग्राफ बनाया। अब अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है ना। लेकिन क्योंकि यस यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसको जस्ट क्या कर दो, नीचे वाले एक्सिस में उल्टा कर दो, क्योंकि निगेटिव स्लोप यही होगा ना जो स्ट्रेट लाइन से पास होगा, है ना। बिल्कुल। यस सर। ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। इसको क्या करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको उठा के यहाँ लगा दो, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। यस क्लियर? सर। क्लियर, ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ हो गई, है ना। फिल्टर पे आ जाओ, ये रहा। तो ये y इक्वल्स टू माइनस का ग्राफ है ना। यहाँ एनर्जी है, यहाँ 1/n स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर हो गई सबको? क्या ये सबको बात क्लियर हो गई? यानी एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया किसके लिए, बोर के अंदर। एनर्जी क्या होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस में तो दो तरह की एनर्जी होती है, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को kZe स्क्वायर अपॉन r लिखा जाता है, ठीक है, विद अ माइनस साइन। ठीक। अब दोनों जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा, जो होगा माइनस हाफ kZe स्क्वायर अपॉन r। अब बोर के पोस्टुलेट से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आएगा, माइनस हाफ kZe स्क्वायर अपॉन r। अब रिलेशन चेक करेंगे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, तो आपको मिलेगा टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक। अब सिमिलरली हमको nth ऑर्बिट के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला चाहिए था तो हमने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जो है r की वैल्यू कितनी होती है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m के z स्क्वायर, है ना। वैल्यू को पुट करेंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। उसके बाद हम आगे बढ़े और उसके बाद हमने ग्राफ की प्लॉटिंग करी, किसी किसके बीच, एनर्जी वर्सेस n स्क्वायर, और फिर एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर के बीच ग्राफ की प्लॉटिंग करी। क्लियर टू यू? सिमिलरली अब आप z के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बना लेंगे, जैसे मैंने कल आपको होमवर्क दिया था तो आपने आई थॉट बना लिया होगा। वैसे ही आप एनर्जी वर्सेस z का ग्राफ बनाइएगा और एक बार एनर्जी वर्सेस z स्क्वायर का ग्राफ बनाइएगा और उसमें n को कांस्टेंट कर लीजिएगा। क्लियर? यस क्लियर हो सर। गया सबको? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोर के अंदर कुछ बातें करना चाहता हूँ, बोर के अंदर बातें करना चाहता हूँ। चलिए, हमने nth ऑर्बिट तक के लिए एनर्जी को तो पढ़ लिया कि बोर का एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए लिखा जाता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब हुआ क्या ना कि बोर ने, क्योंकि बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता था, कल पढ़ा था हमने कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वर्क करता है ना। तो बोर ने क्या किया ना, हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस लेके
डिफरेंट डिफरेंट सेल की एनर्जी को क्या किया, एक्सप्रेस किया। क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है कितना होता है, -13.6 जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही काम करेगा, तो उसने हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस मान के डिफरेंट सेल की एनर्जी को डिफाइन कर दिया कि सेल नंबर 1 की एनर्जी इतनी होगी, सेल नंबर 2 की एनर्जी इतनी होगी, सेल नंबर 3 कितनी होगी, टिल देन इनफाइनाइट तक, है ना। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको यहां से कह सकते हो कि अब स्पेक्ट्रम की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट एनर्जी लेवल नीचे ड्रॉ करता हूँ, और उसके उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा, आपको डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। ये कुछ शेल्स हैं हमारे पास जो बोर के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए गए, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस लेते हुए। क्यों हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो कहाँ काम करता है, बोलो। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे। ये n इक्वल्स टू 1 हो गया, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5, 6, 7, जितना मन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लास्ट कर देता हूं मैं, इनफाइनाइट, ठीक है, काफी है। अब देखो, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने बोला कि ये n इज इक्वल्स टू 1 है, जिसको बोला ग्राउंड स्टेट, ये पहला शेल है, मतलब यहां न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस का पहला शेल है n इक्वल्स टू 1, दूसरा सेल जिसको n इक्वल्स टू 2 बोला गया, तीसरा सेल जिसको n इक्वल्स टू 3, चौथा सेल जिसको n इक्वल्स टू 4, और फिर ये n इक्वल्स टू 5। टिल देन इसके बीच बहुत सारे सेल्स हैं, ये n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। क्लियर, ये तो चीज समझ आई, सबने देखा होगा ऐसे सेल्स को, यस सबने देखा सर। है, सबने देखा। चलो, अब बोर ने क्या किया ना, कि यही डिफरेंट सेल की एनर्जी को डिफाइन कर दिया अपने ये टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से। अब जैसा कि यहाँ हाइड्रोजन एटम हमने क्या किया है, एज अ रेफरेंस यूज किया है, तो मैं टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर जेड कहाँ गया, अरे यार हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 पुट यस करोगे सर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, -13.6 एन स्क्वायर। क्लियर, अब कुछ नहीं करना, यस ये आप सर। खुद भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे सेल नंबर 1 की एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो सेल नंबर 1 की एनर्जी कितनी होगी भाई, सेल नंबर 1 की एनर्जी 0.6 के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू को 1 पुट करिए। अगर पहले सेल की एनर्जी चाहिए तो पुट एन इक्वल्स टू 1। जब एन की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो इतना ही आएगा भाई, -13.6 ये आएगा। और एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है यार, पीछे मैंने बताया नहीं क्या, नोट कर लो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया तो है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पहले शेल की एनर्जी कितनी डिफाइन हो गई, -13 -13। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, सिमिलरली अब मैं यस कहता हूं कि सेल नंबर 2 की एनर्जी चाहिए, तो इस फार्मूले में क्या करो, पुट एन सर इक्वल्स टू -4। एन फोर इक्वल्स हो टू जाएगा। तो ये एन का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब यस जब सर। आप यस। एनर्जी निकालोगे तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, तो आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो डेट विल इक्वल्स टू -3.4। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 पुट करिए तो 9, फिर 4 करोगे तो 16, 5 करोगे तो 25। तो जब वैल्यू का पुट करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मुझे तो याद है, ये होती है -1.51, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट 4 ऑफ की आपको याद होना 0.85। चाहिए, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो पहले शेल की एनर्जी -13.6, दूसरे शेल की एनर्जी -3.4, तीसरे शेल की एनर्जी होती है -1.51, और ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 0.85। चौथे शेल की एनर्जी कितनी होती है, -0.85, याद है। यस सर। पांचवें शेल की एनर्जी -0.54। -0.54। 54। वैसे ही जहां आप एन की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट किए, ये हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। अरे पुट करके देखो ना, वैल्यू 0 आएगी, यस सर। यस सर, वैल्यू 0 आएगी। 0। तो देखो, मैंने क्या किया, बहुत आसानी से तुमको हाइड्रोजन एटम का रेफरेंस लेके बोहर के अंदर ही मैंने तुमको क्या स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ से स्पेक्ट्रम की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। हालांकि सेल नंबर अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। मैंने बोहर के अंदर ही तुमको क्या किया, हाइड्रोजन एटम का रेफरेंस लेके डिफरेंट शेल की एनर्जी कैसे डिफाइन की गई, मैंने ये चीज तुमको बता दी, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग आप अगर चाहें तो यहाँ एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, मैं बनवा देता हूँ उस टेबल को यहाँ। इस टेबल के अंदर आप क्या करिए कि यहाँ एनर्जी लेवल लिख लीजिए, ठीक है।
और यहाँ एनर्जी की वैल्यू लिख लीजिए, इसको शेल नंबर भी लिख लो, थोड़ा एनर्जी लेवल लिखो कंफ्यूज होगे, इसको शेल नंबर लिख लो, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग सही वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आप एग्जाम में निकालने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। डिवाइड करिए, फिर आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है कि आप वहां कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और फटाक से कर लें, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। जब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है, और जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो एनर्जी का लेवल अभी हमने पीछे देखा कितना है पहले में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यस सर। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3.4, फिर कितना हो जाएगा, -1.51, है ना। यस मैं सर। लिख रहा हूँ -1.51। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, तो आप चाहे तो इस टेबल को बना सकते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। -1.51, फिर कितना है, -0.85, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर -0.54, ये हो जाएगी 0। यानी इनफाइनाइट जाते हैं एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है भाई। एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। Zero. क्यों? क्योंकि यार इनफाइनाइट मतलब वो न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया, उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, वो रोटेशन से बाहर हो जाएगा, फिर उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों नहीं बचेंगी। क्लियर? क्योंकि क्या होती है, पढ़े हो ना यार इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी इज 0, Zero. पोटेंशियल एनर्जी 0, और इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, फिर वो रोटेशन नहीं करेगा। तो इनफाइनाइट पे मान के चलता है कि जब इनफाइनाइट से चल जाता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ऐसे भी कर लो, अगर एन की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट क्या होगा, अगर यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा एन की वैल्यू, है ना। एन की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करोगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0. क्लियर? क्लियर? ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया, डिफरेंट एनर्जी लेवल Yes. समझ आया। अब Yes. मैं तुमसे एक बातें करना चाहता हूँ, किसकी बातें मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारे एनर्जी डिफरेंस की बातें। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ सेल नंबर 2 और सेल नंबर 1 के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई की वैल्यू पूछे तो आप क्या कर दीजिए, ई ऑफ हायर एनर्जी का शेल माइनस लोअर Minus एनर्जी का शेल। lower energy का अगर cell. मैं इस एनर्जी को E1 बोलता हूँ, इसको E2 बोलता हूँ, इसको E3 बोलता हूँ, इसको E4 बोलता हूँ, इसको E5, है ना, टिल देन E इंफिनिटी, तब क्या करोगे, E2 माइनस E1। क्लियर? तो ये पहले शेल की एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा, तो इसको स्टार लगा लो। ठीक, ठीक। और करके देखो, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी जब करोगे तो हायर एनर्जी कौन सी है, E2 ही है ना। अरे Yes sir. करो, ये मत देखना तो ये बड़ी वैल्यू है, ये माइनस में है, जितनी माइनस में छोटी वैल्यू वो हायर होती है 16.2. ना। yes sir. तो माइनस Yes, sir. 3.4 माइनस, क्या करोगे, माइनस प्लस करोगे तो यहाँ डिवाइड डिवाइड हो क्या हो 13.2. जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सिमिलरली जब Yes. इन दोनों करोगे तो ये आती है 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 3 तक मुझे याद है, उसके बाद तुम डिफरेंस करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बाकी सेल नंबर 3 4 5 से, ठीक है, एक बार कैलकुलेट करना और सभी के एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई की वैल्यू को लिखना। मैं तुमको बता दिया कि एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखोगे, E2 माइनस E1, जहां E2 क्या है, हायर एनर्जी शेल, ये होती है 2.89। क्लियर? E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, और E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आप लिख सकते हैं एनर्जी के बीच का, कि दो सेल के अंदर एनर्जी के बीच का डिफरेंस कितना है। क्लियर एवरीबॉडी? ये चीजें क्लियर हो गई? Yes. चलिए Yes Yes, sir. sir. आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम शुरुआत कर रहे होंगे स्पेक्ट्रम की, किसकी, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम यहां से शुरू होता है ना, हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट यहाँ शुरू होता है। अब क्या बचा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बचा है, उसके बाद तुम्हारा लास्ट बचा है क्वांटम नंबर। आई थॉट क्वांटम नंबर जो है उसका सेशन कर लेंगे, आज मैं स्पेक्ट्रम और उसकी स्पेक्ट्रम की सीरीज जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमको दी थी वो हम खत्म करेंगे। ठीक, आओ सबसे पहले देखो कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। हेडिंग ले लो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं तुमसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, क्योंकि ये चैप्टर में लाइट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये मुझे समझाओ।
देखो स्पेक्ट्रम शब्द सुनते ही ना तुम्हारे मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि सर एक्चुअल में स्पेक्ट्रम होता क्या है। नाम तो सुन लिया, चलिए स्पेक्ट्रम क्या है। अब हमको यहाँ जानना है ना कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो स्पेक्ट्रम तुमने एक तो सर प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट इसमें कभी से किया होगा, याद है? कभी प्रिज्म ये वाला सर तो एक्सपेरिमेंट सर किया हो? जिससे लाइट पड़ती थी जिसके और अंदर 7 हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो फिर क्या करता है, बहुत 7 सारी डिफरेंट लाइट। कलर में स्प्लिट। ये सर 7 लाइट में सर डिवाइड हो जाता है हम्म। सर, अब जो समझ आ सर रहा है सर, है अब समझ उसी आ को रहा है ना? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यस सर। हाँ, अब समझ आ रहा है ना? तो जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लेता हूँ। आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा अपने क्लासेस के अंदर, क्लास 10 के यस अंदर ये था। ट्रायंगुलर। क्लास 10 क्या यार, फिर तो 12 में भी तो पढ़े होगे ना प्रिज्म वाला पार्ट। थिन प्रिज्म वाला यस पार्ट आ गया था क्लास 12 में, जहाँ एंगल ट्वेल्थ बहुत टेंथ छोटा हो में गया पढ़े था। हैं बस। प्रिज्म का एंगल जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी एंगल है प्रिज्म, तो That's उसको the थिन way प्रिज्म of बोलते हैं, acceptance. है ना? The real pixel तो acceptance. होता क्या है इसमें, होता ये है कि यहां से हमें क्या करते हैं, जब भी हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ येलो और बोल रहा हूँ व्हाइट, तो मैं एक काम करता हूँ व्हाइट से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी ट्रायंगुलर प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट को जब हम पास कराते हैं, व्हाइट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। होता क्या है ये कि फिर रिफ्रैक्शन होता है इसके अंदर, है ना? और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होती है, ये व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 मल्टीपल कलर में स्प्लिट हो जाती है ना? Yes, 7 sir. मल्टीपल कलर में स्प्लिट हो जाती है। कैसे? ऐसे, है ना? 4, 5, 6 और 7, है ना? सबसे नीचे कौन सा होता है, विबग्योर करके याद किए होगे, याद है? Red. वायलेट, वैलिड इंडिगो, ब्लू, है ना? तो सबसे विबग्योर हाँ, करके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, blue, ग्रीन, येलो, yellow, ऑरेंज और रेड, है ना? रेड। red. विबग्योर करके याद है? सर Yes, रोग sir. व्यू। विबग्योर, With your है ना? जो पहला क्या है, वायलेट, इनको नहीं इंडिगो, पता है अभी अभी याद कर लो। इंडिगो, ब्लू, blue, ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, orange and ऑरेंज रेड। और रेड। रेड। क्लियर? यस सर। तो यही yes, जो sir. कलर के बैंड है ना, जब इन कलर के बैंड को आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लोगे ना, इस कलर के बैंड को जब आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लोगे ना, जहां कलर जो है वो एब्जॉर्ब होता है ना? एक पेपर होता है समझ लो, एक ऐसा प्लेट होता है जिसके ऊपर हम सभी कलर को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी इन सभी कलर को ना आप क्या करोगे, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लोगे, तो एक स्पेक्ट्रम, एक बैंड की तरह फॉर्म करता है वो, जिसपे लेयर होती है। किसकी? पहले वायलेट की लेयर लेयर होगी, फिर किसकी होगी, इंडिगो की, फिर किसकी होगी, ब्लू, है ना? फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये बैंड की तरह फॉर्म करते हैं। इसी बैंड ऑफ लाइट को बोलते हैं ना स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड ऑफ लाइट होती है ना, जिसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं किसके, 7 डिफरेंट कलर के। कौन कौन से कलर? वेबग्योर वाले कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो आई थॉट कि अभी स्पेक्ट्रम तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। क्लियर? सर जैसे ही Yes, व्हाइट sir. लाइट हम एक प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर में वो स्प्लिट होगा, और उन 7 डिफरेंट कलर को अगर मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, लेयर्ड के फॉर्म में एक बैंड को फॉर्म करेंगे। और उस पूरे कलर बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट। तो आओ इस चीज को लिख लिया जाए। व्हेन, लिखो व्हेन व्हाइट लाइट, या फिर सिर्फ लाइट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इज पास्ड थ्रू प्रिज्म, क्या होता है, इट स्प्लिट इनटू, 7 different colors. इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक? और जब हम इन सभी का क्या करते हैं, इन सभी का जब इमेज हम ले लेते हैं, इन सभी का इमेज किस पे ले लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो उस बैंड ऑफ कलर्स को क्या बोलते हैं,
स्पेक्ट्रम, लिख लो when we take image of splitting of these different color band, it is called what? spectrum, इसको लिख लो Spectrum. डिफरेंट कलर बैंड, इसको ऐसे लिख लो ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, Right. ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक, अब स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं ये कलर के, है ना? क्योंकि यार देखो कलर को कैसे पहचानते हैं यार, ऑब्वियसली अब तो इतना तो जानते हो कि कलर को पहचानते हैं हम उनके वेवलेंथ से, है ना? Yes, sir. क्योंकि इसमें तुमने पढ़ा हुआ कि रेड जो है उसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे मैक्सिमम, high, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। the highest, sir. यस सर, इसीलिए रेड कलर हमको ज्यादा डार्क दिखता है, कहीं भी दूर से रेड कलर हमको दिख जाता है। क्यों? ज्यादा डार्क क्यों? तो उसका क्योंकि क्योंकि वेवलेंथ wavelength अधिक है। ज्यादा मतलब होता सर है कलर का और वो डायरेक्ट रिलेशन स्प्लिट कम किससे है? कर पाते हैं। कलर का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? वेवलेंथ से है। मतलब अगर कहीं वेवलेंथ रिलीज हो रही है इसका मतलब जाहिर सी बात है वहां कोई ना कोई कलर होगा। क्लियर? Yes, sir. मतलब यस सर, ये जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर क्या होगा? डिफरेंट वेवलेंथ के कलेक्शन होंगे। ये जो रेडिएशंस निकली हैं कलर के फॉर्म में वो क्या है? वो डिफरेंट वेव का है, वो डिफरेंट वेवलेंथ का ही तो कलेक्शन है। तो इसको ऐसे भी Yes, लिख sir. सकते हो, डिफाइन करना हो तो इट इज द कलेक्शन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख लो, अ कलेक्शन ऑफ Different color of. वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कलर्स। विथ डिफरेंट वेवलेंथ, या फिर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ लिख लो। Yes, sir. मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिफरेंट वेवलेंथ का एक कलेक्शन होता है। क्लियर? मतलब कलर जो एसोसिएटेड है, कलर की जो प्रॉपर्टी है वो किससे जुड़ी हुई है? वेवलेंथ से जुड़ी हुई है। यहां तक तो क्लियर हो गया? वेवलेंथ, कि जब तक ये नहीं समझोगे ना भाई तब तक यस आगे स्पेक्ट्रम समझ नहीं आएगा। ठीक, तो ये तो बात थी स्पेक्ट्रम की, लेकिन हमको इस चैप्टर में ना स्पेक्ट्रम नहीं, हमको इस चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्योंकि हम बोर के अंदर चीजें पढ़ रही हैं और बोर काम करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। तो जैसे हमने पीछे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेके, सॉरी हाइड्रोजन का रेफरेंस लेके जैसे एनर्जी डिफाइन की डिफरेंशियल की, वैसे ही अब हम स्पेक्ट्रम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में अब आओ देखो, समझते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पहले तो फॉर्म कैसे होता है, उसके पीछे का रीजन समझो कि स्पेक्ट्रम फॉर्म कैसे होता है ना? हमने पीछे क्या देखा कि स्पेक्ट्रम एक तो तरीका है कि इस व्हाइट लाइट प्रिज्म पे डालो तो कलर बैंड मिलेंगे, तो स्पेक्ट्रम को मिलेगा। लेकिन हमको इसमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। और मैंने अभी तुमको पीछे ये बात बता दी कि स्पेक्ट्रम सर वेवलेंथ से भी जुड़ी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कहीं वेवलेंथ का कलेक्शन दिखता है तो स्पेक्ट्रम कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल, क्योंकि क्या है स्पेक्ट्रम? क्या है? एक डिफरेंट वेवलेंथ का कलेक्शन ही तो है। ये जो स्पेक्ट्रम बनी है, यहाँ जो बैंड बना है वो एक्चुअली क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ का एक कलेक्शन है ना? तो अब यही वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। और वही से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की शुरुआत हुई थी। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमको चीजें क्या समझनी है ये समझो। देखो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सेल्स थे, है ना? से मैंने 4 सेल ड्रॉ कर दिए अभी यहाँ करेंटली एग्जांपल के लिए 4 सेल, है ना? और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो होता क्या कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लेट्स से कि ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 और ये n इक्वल्स टू 4 है। तो मान लो कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ था, किस पे? n इक्वल्स टू 1 पे। ठीक, अब होता क्या है कि जब भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करता है? लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स के पास क्या एनर्जी है? क्या होती है? एनर्जी के एनर्जी, पैकेट।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन, वो एक्चुअली जो हमने लाइट इंसिडेंट कराई, तो वो उस लाइट के अंदर से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके अपने शेल को बदल के कहाँ चला गया, अपने से सेकंड बड़े में। वाले एनर्जी लेवल के शेल में, सेकंड शेल में। अब ये जो डिपेंडेंसी है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड शेल में ही जाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना ऑब्जॉर्ब किया है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन n=4 पे भी जा सकता है। क्लियर? यस सर। तो ये चीज डिपेंड किस पे करती है, एनर्जी के लेवल पे डिपेंड करती है। हालांकि मैं बस एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, उसने एनर्जी ली और कहाँ प्रमोट हो गया, ग्राउंड स्टेट से n=2 पे, मतलब अपने हायर एनर्जी स्टेट पे। तो यहां से दो चीजें पता चली क्या। पहली, कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेशन। जब भी लोअर एनर्जी Operations. लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट करता है ना, वो क्या करता है कि वहां उस जो हायर एनर्जी लेवल है, वहां वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, वो बहुत कम समय के लिए वहां एनर्जी को ऑब्जर्व करके जाता है। ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁹ सेकंड के लिए सिर्फ वो हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। उसके बाद वो वापस क्या करता है, अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रिटर्न आ जाता है। मतलब हुआ क्या कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, फिर वो कहाँ प्रमोट हो गया, अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में। लेकिन वो हाई एनर्जी लेवल में जब जाता है ना, तो वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकता है। ओनली 10⁻⁹ सेकंड, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट के लिए, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो हाई एनर्जी स्टेट में रहता है। उसके बाद वो वापस से फिर क्या करता है, जब देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। और जब हायर से लोअर है ना, तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो बहुत कम समय के इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाई एनर्जी शेल में अवेलेबल रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डी एक्साइट करता है, और डी एक्साइट करके अपने वापस से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आ जाता है, मतलब जहां वो पहले था। क्लियर? अब इस पूरे Yes. प्रोसेस में क्या होता है ना, कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में डी एक्साइट कर रहा होता है, ये क्या करता है ना, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। क्योंकि देखो यार, उसने एनर्जी खाई, मतलब उसने एनर्जी ली, और वो कहां चला गया, हायर एनर्जी में। लेकिन जब उसको हायर से वापस से लोअर आना है, तो वो एनर्जी को निकालेगा ना। अरे यार, ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें तुमने पढ़ी होगी Yes. कि जब भी इलेक्ट्रॉन Yes ऑब्जॉर्ब sir. करता है तो वो Yes, एक्साइट Anita. हो जाता है, और जब डी Emit, एक्साइट हाँ, करता है तो वो रिलीज करता है एनर्जी तो को। emit करना पड़ता है। जितनी एनर्जी Yes, sir. ली है, Release. उसने जितनी एनर्जी ली है, वो उतनी एनर्जी को बाहर भी तो निकालेगा। तभी तो वो क्या करेगा, Yes sir. ग्राउंड लेवल के शेल की एनर्जी को मेंटेन करके रखेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है, फिर जब डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म Release. ऑफ रेडिएशंस। और रेडिएशन किससे Radiations. जुड़ा हुआ है, रेडिएशन जुड़ा हुआ है वेवलेंथ से। मतलब हम ये कह Wavelength से। सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डी एक्साइट करता है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी, वो तो एनर्जी को वेवलेंथ emit करता रेडिएट है। करता है विथ डिफरेंट रेडिएशंस विथ डिफरेंट वेवलेंथ। Wavelength. और यही यही वेवलेंथ को क्या किया, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि ये डिफरेंट वेवलेंथ का क्या कलेक्ट किया, और स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म की। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं, इसी के बेसिस पे जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपना अपना स्पेक्ट्रम क्या किया, डिफाइन किया। कि जब जब भी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर देखो, अगर 4 से 1 पे आ रहा है ना, तो डिफरेंट वेवलेंथ होगा। अगर 3 से 1 पे आ रहा है तो कुछ और वेवलेंथ आएगा। अगर 2 से 1 पे आ रहा है तो कुछ और वेवलेंथ आएगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली 4 से 3 पे भी आ सकता है, वो पहले आ सकता है 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1। मतलब तो आने के आपकी वॉइस एन ब्रेक नंबर ऑफ हो रही है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आने की पॉसिबिलिटी एन नंबर ऑफ हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि वो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए। वो 4 से 3 पे भी आ सकता है, 4 से 2 पे भी आ सकता है, फिर डायरेक्टली 1 पे भी आ सकता है। या तो वो 4 से 3 आए, फिर 3 से 2 आए, फिर 2 से 1 आए। या फिर वो डायरेक्टली 4 से 2 पे आ सकता है, फिर 2 से 1 पे। मतलब आने की पॉसिबिलिटी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसी को डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइन से रिप्रेजेंट किया। अगर इलेक्ट्रॉन n=4 से n=1 पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे 4 से n, और मैं कहूंगा कि ये जो एक्साइटेशन है वो कहां से कहां हुआ है, n से 4 पे हुआ है। क्लियर? तो इसे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, जब इस वेवलेंथ को रीड किया,
तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस फॉर्म किए किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, और इसी पूरी चीजों को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी। क्लियर हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, वो that clear डिफरेंट है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या थे, हम अभी उनको पढ़ेंगे। तो डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम क्या थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या लाइन स्पेक्ट्रम दिया था, फिलहाल तो लिख लो आप, सबसे पहली चीजें लिख लो इसके अंदर। क्या ये तो जानते हो ना बेसिक, ये तो नहीं लिखवाना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है तो वो हाई एनर्जी में जाता है, फिर जब रिलीज करता है लो एनर्जी में आता है, ये तो नहीं लिखवाना पड़ेगा। मेन Sir. पॉइंट लिख लो No, इसके अंदर। sir. ठीक है, लिख लो कि when an electron in a hydrogen atom get excited, कहाँ get excited to higher, repeat after me, energy level, it stays there for कितने सेकंड्स के लिए होता है, 10 टू दी 10 पावर माइनस power 9 सेकंड। minus 9 बहुत कम second. टाइम है, ये बहुत छोटे टाइम के लिए वहां रहता है ना। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लो, आई थॉट नया स्लाइड लेना पड़ेगा, एक सेकंड। तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। हाँ वेरी गुड, ठीक, इसको मिटा लो यहाँ से, और इसको एक बार और पेस्ट कर लेता है, ठीक है चलो। उसके बाद क्या होता है, देन फॉल्स बैक, देन ग्राउंड स्टेट। फॉल्स बैक टू ग्राउंड स्टेट। और जब फॉल करता है तो क्या करता है, डिफरेंट रेडिएशंस को एमिट करता है, स्टेट बाय वेरियस पाथ। इसका कोई पाथ फिक्स नहीं है, वो एन नंबर ऑफ पाथ से आ सकता है, या तो डायरेक्ट 4 से 1 आ जाए, या 4 3 2 1 आ जाए, या 2 डायरेक्ट 2 पे आए फिर 1 पे आए, है ना। तो उसके एन नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, डिफरेंट वेरियस पाथ हो सकते हैं, उसका पाथ फिक्स नहीं है आने का, ठीक है, वेरियस पाथ ड्यूरिंग which it emit during which it emit radiations of different wavelength, ऐसे लिख लो, of different wavelength, है ना। और हेलो सर, इसको क्या, हाँ बोलो। तो बोल रहे हैं कि जब तक 1 से 4 में जाएगा तो 4 से 1 ही में आएगा। क्या मतलब, मतलब सर 1 से 4 में जाएगा नहीं तो सर। नहीं भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो 1 से 4 चला गया तो आने की यस। पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एन से 4 पे, एन से एन इक्वल्स टू 4 से एन इक्वल्स टू 1 पे ही आए, आने की पॉसिबिलिटी बहुत हो सकती है। वो 3 2 1 करके भी आ सकता है, वो डायरेक्ट 2 पे भी आ सकता है, डायरेक्ट 1 पे भी आ सकता है ना। ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा? ग्राउंड स्टेट तो हमेशा 1 ही रहने वाला है, ग्राउंड स्टेट थोड़े बदलेगा यार। ओके सर। अगर एन से ओके 4 में सर। चला गया तो ये जाने की प्रोबेबिलिटी चलो ठीक है, वो ज्यादा एनर्जी लिया डायरेक्ट एन से 4 में चला गया, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 1 एन इक्वल्स टू 4 से एन इक्वल्स टू 1 पे ही आए, वो पहले 3 पे भी आ सकता है, फिर 2 पे भी आ सकता है, फिर 1 पे भी आ सकता है, या फिर डायरेक्टली 2 पे आ सकता है फिर 1 पे आ सकता है। मतलब वेरियस पाथ है, उसका पाथ आने का फिक्स नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके ओके सर। ठीक है चलो। विच विच आर ऑब्टेन, और ये हमको कैसे मिला, लाइन से, हमने कैसे दिखाया इसको, विच आर ऑब्टेन एज colored line in spectrum। मतलब जब वो वापस आता है तो उसका पाथ तो पहले फिक्स नहीं होता है, वो डिफरेंट वेरियस पाथ से आ सकता है, जो रेडिएशन एमिट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, और उसको हम कैसे दिखाते हैं, लाइंस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड बाय कलर्ड लाइन इन स्पेक्ट्रम। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। अब वो डिफरेंट लाइन Yes, sir. स्पेक्ट्रम क्या थे हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो लिख लो, वो जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने लाइन स्पेक्ट्रम दिया, तो लिख लो लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। और तो सबसे पहले तो सेल ड्रॉ कर लो, इस सेल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे, ठीक। ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ग्राउंड और इसके बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दूर, फिर ये थोड़ा पास, ये थोड़ा सा और पास कर लो इसके, ठीक है। फिर ये ऊपर 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ ड्रॉ कर लो,
और इसके ऊपर एक और ड्रॉ कर लो। ठीक, चलो अब देखो डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम कौन कौन से थे। ये n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। क्लियर? n इक्वल्स टू 5 या n इक्वल्स टू क्या हो गई 6 हो गई। अब देखो, Infinity. अब डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन, एक और लाइन ड्रॉ कर लो, 7 कर लेते हैं, 7 तक हमने डिफाइन की थी, 6 ही बनाना, मुझे लगा 7 हो गया। एक और कर लो, n इक्वल्स टू 7 भी कर लो। ठीक, n इज इक्वल्स टू 7। चलो अब ट्रांजिशन देखें। ठीक, अब ट्रांजिशन कैसे कैसे हुआ, तो हुआ क्या कि ये डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफाइन किया हाइड्रोजन एटम के लिए। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है कहां से कहां, n इज इक्वल्स टू 7 से डायरेक्ट कहां आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 पे। तो ये कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक है, मैं पहले तो एक काम करता हूँ ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ ना कि एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन सब पे डिफाइन करता हूँ, फिर मैं बारी बारी से सबको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो पहला था, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, n इक्वल्स टू 7 से, मतलब सबसे हायर मोस्ट सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल यहाँ क्या है, 7 है, तो सबसे ऊपर से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये पहला लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा डिफाइन हुआ जब भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 1 पे आता। तीसरा पॉसिबिलिटी, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है ना। चौथी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है। फिर सिमिलरली अगली अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, आ गया n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 पे। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि n इक्वल्स टू 2 से आ जाए n इक्वल्स टू 1 पे, है ना। ये पहली लाइन स्पेक्ट्रम की सीरीज हुई। क्लियर? जो क्या किया, सबसे हाई एनर्जी से कहा आया, ग्राउंड स्टेट पे। फिर n इक्वल्स, अगर यहाँ सबसे ज्यादा देखा जाए तो n इक्वल्स टू 7 तक मैंने डिफाइन कर रखा है, n इक्वल्स टू 7 से n इक्वल्स टू 1, फिर 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1 और 2 से 1, है ना। तो कहीं से जरूर नहीं 7, यहाँ मैंने सिर्फ 7 रेफरेंस लिया है, अगर इन्फिनिटी से भी वो कहाँ आता है, n इक्वल्स टू 1 पे आता है। तो ये जो पूरी सीरीज है ना, इसकी पूरी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं ये, इसका नाम होता है लाइमन सीरीज। मतलब अब मैं यहाँ साइड में लिखता जा रहा हूं कि लाइमन सीरीज जो है उसके अंदर ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, फ्रॉम n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू, N equal to 1. 1. मतलब इंफिनिटी से अगर 1 पे आ रहा है ना, तो उसके बीच जितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे उन सभी स्पेक्ट्रल लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइमन, Lyman series. लाइमन सीरीज। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली अब ये तो पहली सीरीज हो गई लाइमन। ठीक है, इसके बाद और भी डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या डिफाइन किया कि जब भी कहां से ट्रांजिशन हो, n इक्वल्स टू, मतलब सबसे हायर से, 6. जरूरी नहीं सिर्फ 7 हो, मैं तो रेफरेंस के लिए बस 7 लिया, मैं 7 से ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से भी हो सकती है। अगर इनफाइनाइट से n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, फिर मान लो 7 से 2 पे आ रहा है, यहाँ मतलब अपने फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मान लो 7 से 2 आ रहा है, 6 से 2 आ रहा है, 5 से 2 आ रहा है, अगर 4 से 2 आ रहा है, या फिर 3 से 2 आ रहा है, तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनी ना, इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है, यहां से यहां तक की जो सीरीज बनी उसको बोलते हैं बामर सीरीज। सर 2 लाइन हो गया उस पे. हाँ, दो लाइन हो गया। ओह शिट, कुछ Yes, sir. n इक्वल्स टू 3 है ना, n इक्वल्स टू 3 है, तो इसको थोड़ा नीचे कर लो। ठीक, क्लियर? तो Yes, जब भी क्या हो इनफाइनाइट से, यहां तो खैर 7 है तो मैंने 7 से ड्रॉ किया, अब इनफाइनाइट से ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, तो मान लो जब भी इनफाइनाइट से कहां आ जाए, n इक्वल्स टू 2 पे आ जाए, तो वो जो सीरीज बनेगी उसको कौन सी सीरीज बोला गया, बामर। Balmer Balmer series. तो इसको नोट कर लो, बामर सीरीज का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, n इक्वल्स infinite से 2. इनफाइनाइट से n इक्वल्स टू 2 पे, हमेशा। याद रखना डायरेक्ट सवाल पुटअप होता है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल पुटअप होता है। ठीक, चलिए, वैसे ही n इक्वल्स टू इंफिनिटी से अगर n इक्वल्स टू 3 पे आए भाई साहब, तब क्या होगा, आओ, यहाँ तो खैर 7 है तो हम 7 से ड्रॉ कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 3 पे आए। फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फिर अगर यहाँ देखें तो 6 से 3 पे आए, फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बोलो बोलो,
5 से 3 पे आए, 5 से सर 3 है ना। फिर यस सर, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 4 से 4 3 से 3 आ जाए। 3 तो जब भी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो, इन्फिनिटी से लेके 3 तक का ट्रांजिशन हो, तो इस पूरे सीरीज को क्या पार्सन बोलते सीरीज, हैं, इसको पार्शियल सीरीज बोलते हैं। ब्रैकेट इसको पार्सन सीरीज पार्शियल सीरीज बोलते हैं। ये पार्शियल सीरीज है ना। यस सर, तो इसको लिख लो पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट इन्फिनिटी से 3 n इक्वल्स टू 3 3 पे। क्लियर। यस सर, देखो कितने आसान से तुम लोग लाइन स्पेक्ट्रम समझ रहे हो। बच्चों को बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ये जल्दी समझ नहीं आता था। आ जाओ। फिर क्योंकि इनफाइनाइट लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनफाइनाइट रेफरेंस नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, अब 7 से लेके चलेंगे। फिर 7 से 4 आ जाए, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, फिर क्या हो सकती है, 6 से 4 आ जाए, पूरा है और कर लो, है ना। फिर 5 से 5 से 4 आ जाए। 4 आ जाएगी। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये क्या होता है, क्या होता है ब्रैकेट तुम्हारा, सीरीज ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट ये क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज। सीरीज तो अगली सीरीज क्या है तुम्हारी, ब्रैकेट सीरीज। इसमें क्या होता है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से ट्रांजिशन कहाँ होता है, n इक्वल्स टू 4 पे। क्लियर। यस लास्ट एक और लिख लो। वैसे तो यस हम फ्री भी होती है, बट चलो हम फ्री को उतना हम तवज्जो नहीं देते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, लास्ट एक और सीख लेते हैं, जो n इक्वल्स टू मान लो इन्फिनिटी से 5, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी नहीं है तो हम 7 से 5 का ट्रांजिशन कर देना है। फिर अगला क्या हो जाएगा, 6 से 5, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, प्रीफंड इसको बोलते हैं सीरीज फंड सीरीज। पी फंड नहीं, फंड, वो यस बस सर, पी साइलेंट होता है। ये फंड सीरीज होती है ना। ये तुम्हारी फंड सीरीज है, ठीक। एक हमफ्री भी होती है, बट चलो खैर, उसका हमें उतना सर नहीं फंडी तक पढ़े हैं लोग हम लोग। ड्रॉ नहीं करेंगे, बट चलो हाँ तुम लोग पढ़े हो ना, कोई बात नहीं। फंड सीरीज तो क्या वो लिख, क्या होता है अरे वो इसके ऊपर फंड आ के? जाएगा ना, बस 6 पे ट्रांजिशन होगा उसका, बस। यस सर, इन्फिनिटी से ओके 6 पे होगा। बट यहाँ चलो हम उसको हमफ्री को नहीं पढ़ते हैं, हम 5 ही पढ़ते हैं। जो 5 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, वो क्या है, फंड सीरीज, है ना। फंड पी लिखते हैं आगे, लेकिन पी साइलेंट होता है, पढ़ते हैं इसको फंड सीरीज। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू, अरे n इक्वल टू 5 इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 5 पे। तो ये है डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो कैसे शुरुआत हुई, मैं तुमको सब बताया, है ना। स्पेक्ट्रम, क्योंकि टीचर करते क्या, जल्दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाते हैं और सीधे सीधे लेके चल जाते हैं कहाँ, लैंगमैन बामर पासन ब्रैकेट फंड। पता नहीं चला कि आया कहाँ से, पता नहीं चला स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों को, पता नहीं चला कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कैसे हुआ, ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रही है। मैंने तुमको सब कुछ बताया, आया। लाइन तुम्हारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट रेडिएशन को जब रिलीज करते हैं तो कलर्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आप विच आर ऑब्टेन्ड बाय एज कलर्ड लाइन इन स्पेक्ट्रम, है ना। मेरे कलर्ड का स्पेक्ट्रम जब यस एक सर, क्या किया, इधर कलेक्ट कर लिया गया, तो बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसकी सीरीज बना दी, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट और फंड, है ना। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा ये मैंने तुमको बता दिया। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो, है ना। ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजंस तुम्हारे बने, जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज बनी, है ना। इतने दूर को, जैसे ये लाइमन सीरीज बनी, तो यहां से यहां तक की जो सीरीज है ना, इसको बोलता है स्पेक्ट्रल रीजन। क्या बोलता है, स्पेक्ट्रल रीजन। अब ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन कैसे काम करते हैं, जैसे लाइमन सीरीज के अंदर कौन सा रीजन होगा, बामर के अंदर कौन सा रीजन होगा, पाशन के अंदर कौन सा रीजन होगा, मतलब कि ऐसा वेवलेंथ जो किस रीजन में लाई करे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े हो ना सब लोग, है ना। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स याद है, इंफ्रारेड, यस सर विजिबल, है ना, अल्ट्रा वायलेट पढ़े हो ना। तो यस यस सर, सर लाइमन सीरीज जो थी, ये लाइमन सीरीज के जितने भी अल्ट्रावायलेट तुम्हारे रेडिएशन निकल रहे थे, जितने भी वेवलेंथ निकल रहे थे, वो सभी मैच हो रहे थे किससे, अल्ट्रा वायलेट रीजन से। इसलिए अल्ट्रावायलेट से इनका स्पेक्ट्रल रीजन को अल्ट्रा वायलेट रीजन बोला जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो सीरीज टेबल बना देता हूँ एक, यहाँ लिख देते हैं सीरीज, है ना। फिर ट्रांजिशन एन का ट्रांजिशन, है ना। ये N1 हो गया, तुम्हारा N2 हो गया, और यहाँ लिख देते हैं, हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल रीजन लिख देते हैं सबका, स्पेक्ट्रल रीजन लिख देते हैं, ठीक है। पहली सीरीज कौन सी थी भाई, बोलो। सर लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज थी। लाइमन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ,
अरे तो n1 की वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी अरे n1 की वैल्यू इन्फिनिटी 1 से थी ना, अरे n1 की वैल्यू 1 इन्फिनिटी थी टू ना, 1 n1 की वैल्यू 1 थी और आ कहां से रही थी? n2 की वैल्यू इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से स्पेक्ट्रल रीजन, इसका जो इसके अंदर जितने भी वेवलेंथ है ना, ये जो लाइमन सीरीज है, इसके अंदर जितने भी रेडिएशन निकले सब जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर फॉल कर रहे थे। सबका वेवलेंथ किसके बराबर था? अल्ट्रावायलेट रीजन के बराबर था, इसलिए इसका स्पेक्ट्रल रीजन क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट। क्लियर? अल्ट्रावायलेट। यस सर। सिमिलरली अगला यस सर सीरीज कौन सा है? अगला सीरीज है तुम्हारा बामर। बामर से तो बामर के लिए अगर n1 और n2 की वैल्यू, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कहाँ आ रहा है? 2 2 हो पे आ रहा है। जाएगी। कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से। और इसका जो रीजन था वो था तुम्हारा इनफाइनाइट विजिबल रीजन के अंदर। टेबल यस सर। यस सर सिमिलरली अगला रीजन कौन सा था भाई? अगला रीजन था पास्टन से पाशन से। पास्टन और पाशन कहाँ से कहाँ आ रहा था? इनफाइनाइट से 3 पे। 3। 3 पर याद है? और इसकी यस जो सर। रीजन थी वो यस सर इंफ्रारेड पे। इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन है ना। पे ये टेबल को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे। ठीक, इसको और नीचे एक्सटेंड कर लो। अगला क्या था? ब्रैकेट। ब्रैकेट से ब्रैकेट में कहां से कहा? n1 की 4 वैल्यू टू 4, इन्फिनिटी 4। यानी इन्फिनिटी टू 4 हो इंफिनिटी रहा से था। 4 ये भी यस सर। तुम्हारा IR रीजन है। IR मतलब इंफ्रारेड रीजन। ठीक। मिडिल इंफ्रारेड और अगला फुंड फंड। फंड फंड सीरीज कहाँ? इंफ्रारेड टू सर 5। 5 टू ये भी इन्फिनिटी। तुम्हारा IR रीजन के अंदर था। इनके भी अंदर जितने वेवलेंथ आए सब IR रीजन के अंदर आए। और लास्ट एक और लिख लो, हम्फ्री का लिख ही लो, है ना, हालांकि मैं ड्रॉ नहीं किया हूँ। हम्फ्री थी वो 6, इनफाइनाइट टू 6 आती है। और ये फार इंफ्रारेड होता है, फार IR, फार इंफ्रारेड रीजन, है ना। जब आप इंजीनियरिंग के अंदर आओगे ना, तो आपके अंदर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर आपको पहले ईयर में आपको देखने को मिलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि इंफ्रारेड रीजन जो है वो डिवाइडेड होता है 0 to 400 एंड 400 to 800, और 0 to 100, फिर 200 to 400 और 400 to 800 ऐसे डिवाइड होता है। 0 to 100 नैनोमीटर, फिर 100 to 400 नैनोमीटर, फिर 400 सॉरी 0 to 200 नैनोमीटर, फिर 200 to 400 नैनोमीटर और 400 to 800 नैनोमीटर। तो जो 0 to 200 है ना, उसको हम नियर इंफ्रारेड बोलते हैं। नियर मतलब पीछे वाला। फिर तुम्हारा कहाँ है? 200 से लेकर तुम्हारा 400 का रीजन है ना, उसको हम इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। और 400 से 800 रीजन को फार इंफ्रारेड बोलते हैं। तो आगे पढ़ोगे बस इतना समझ लो, ये इंफ्रारेड के अंदर ही होता है, लेकिन इंफ्रारेड के अंदर भी बहुत से रीजन बांटे गए हैं, तो ये फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर होता है ना। तो हम्फ्री सीरीज ये होती है। क्लियर? क्लियर यस हो यस गई? सर। सर क्लियर हो गई? तो ये तुम्हारा क्या था? स्पेक्ट्रल लाइन्स की कैलकुलेशंस थी। ठीक है। हालांकि आई थॉट कि अब टाइम हो चुका है ऑलरेडी आज की क्लास का, काफी पढ़ लिया हम लोग, है ना। 8:23। सर देखो क्वेश्चन सर देख लीजिएगा। आज भी अभी भी चीजें बची हुई हैं इसके अंदर। ठीक है। एक काम करो ना, तुम्हारे जितने क्वेश्चंस होंगे ना, एक लास्ट सीरीज जब हम लोग इसको खत्म कर रहे होंगे ना, उस दिन सारे क्वेश्चन तुम एक साथ भेजो। ठीक है, मैं कंपाइल करके उसको डाल सर दूंगा। इसका क्वेश्चन नहीं है, वो सर दूसरा क्वेश्चन है। जो भी होगा, जितने भी होंगे तुम डाल देना। ठीक है। ठीक है, एक बार जितने डाल देना। देखो तो वो अभी प्रायोरिटी मैं टेस्टिंग ज्यादा दे रहा हूँ, क्वेश्चन है सर। अभी मैं प्रायोरिटी ज्यादा तो दे जो रहा हूँ कि टेस्ट मैं इस चीज को खत्म कर दूं। ठीक है। और वैसे भी 8:23 हो गया है टाइम। ठीक है। मुझे कुछ अपनी चीज प्रोडक्टिविटी वाली चीजें करनी होती है। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। ठीक है। आई थॉट काफी कुछ पढ़ लिया और अभी कुछ चीजें बची ही रह गई हैं। ठीक है। तो कल के लेक्चर में आई थॉट हम पूरी कोशिश करेंगे, हम क्या शुरुआत करते हैं। अभी देखो बचा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग क्वांटम नंबर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर। आज सोचा था कि खत्म हो जाएगा, बट चलो थोड़ा टाइम लग गया। मुझे नहीं पता था कि थोड़ा लंबा जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। खैर अच्छे से पढ़े तो सही, अच्छे से पढ़े, यस ये सर ज्यादा मैटर करता है ना। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होपफुली एक सेशन में हो जाए, अगर नहीं होता है तो 2 सेशन लगेंगे मैक्सिमम, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से एकदम। ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं।